नमस्कार साथियों, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम स्वस्थ एवं मस्त होंगे। साथियों, मैं ऋषिकेश आप लोगों के बीच एक नया प्रैक्टिस सेट के साथ हाजिर हूँ। प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अब तक हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट किया है, जिसमें आप लोगों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया है और पूरा अपना समर्थन दिया है। तो साथियों, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। आइए शुरू करते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को, जिसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 1। भाई पहला क्वेश्चन जो है वो अनुपात और समानुपात का है। दिया गया है कि ए की आय का बी की आय से अनुपात 3:5 है। ए का व्यय उसकी आय का 7/12 है तथा बी का व्यय उसकी आय का 8/15 है। उनके व्यय के बीच का धनात्मक अंतर 14,300 दे रखा है। ए की आय ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, और ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। तो यहाँ देखा जाए कि अगर ए और बी की आय का अनुपात क्या है, इनकी जो आय का अनुपात है वो आपको दे रखा है कितना भी 3 और 5 दिया गया है। 3 और 5। अब कहा यह जा रहा है कि जो इनका व्यय है, खर्च है, इनका जो खर्च है भाई, वो खर्च क्या दे रखा है कि ए की आय का 7/12 बोला है, 7/12। ठीक है, और बी की आय का क्या है 8/15 है। तो यहाँ 7/12 करना है, यहाँ 8/15 करना है। तो कहीं ना कहीं एवं 3 का 7/12 करेंगे तो यह जाएगा पॉइंट में। तो ये पॉइंट में ना जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जो 12 दे रखा है और ये 15 देखा, 15 और 12 से कटने वाली संख्या क्या अभी, इसका एलसीएम 60 होगा, तो हम 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ दे रखा हमको कि इसका कितना है, इसका दे रखा है 7/12, और इसका कितना दे रखा है भाई, इसका दिया है 8/15 दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, 15 और 12 का एलसीएम कितना होगा भाई, तो 15 और 12 का एलसीएम होगा 60। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 60 का मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों में। अब ये 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो आय होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, और इनका कितना होगा, ये हो जाएगा 300। जो इनका खर्च है भाई, ध्यान दीजिएगा साथ साथ कि खर्च क्या है भाई, इनका जो खर्च है ए की आय का 7/12। तो अगर 7/12 है तो 12 से ये कितने बार में, 5 बार में कटेगा। तो 5 या 15 से कितना आ गया, 105 आ जाएगा। 15 से भाई 105 होगा। बी के साथ देखा जाए, बी का क्या है भाई, 15 से काटेंगे, 15 से ये 4 बार में कटेगा, 5 चौके 20, 20 बटे कितना 160 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा कि इनका जो खर्च है वो कितना आ गया, ए का खर्चा 105 है और बी का खर्चा 160 है। ठीक है भाई, और इनके खर्च में अनुपात में जो अंतर आ रहा है, अनुपात में जो अंतर आ रहा है वो कितने का है, 55 का है, 55 का है। तो अगर यहाँ अनुपात में अंतर 55 का है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वो खर्च में अंतर कितने का दिखा रहा है, तो कितना बताएंगे आप लोग, कहेंगे 14,300 दिया गया है। तो अब यहाँ पे जो है वो 55 का मान कितना दे रखा है, 55 बराबर है 14,300। कितना भाई, 14,300 के। तो इसको हम काट सकते हैं 11 से। अगर 11 से काटा जाए, 11 बचे 55 होगा, 11 का नाम 11, 11 33, 1300 बार में कट गया। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था एक ही आए, तो मतलब 60 गुणे 3 कितना 180। अब अगर 180 चाहिए तो आप देखिएगा 5 का कितना गुना है भाई, तो 5 का ये 36 गुना है। तो हमें 1300 का भी क्या करना होगा, इसका हम 36 गुना कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आय मिल जाएगा। गुना कर देते हैं, 36 में 0 का मल्टीप्लाई 0 होगा, 36 में फिर से 0, 36 यहाँ 108 का 8 होगा, बचेगा 10, और फिर 36 हम 36 10 कितना 46। तो 46,800 जो है वो एक ही आय होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। बेहतरीन क्वेश्चन था भाई, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है सीमा और दर्शन की आय का अनुपात क्या है अभी, 7:5 है, और क्रमशः 12,000 रुपए और 9,000 रुपए की बचत करते हैं। यदि उनके खर्चे का अनुपात कितना है, 7 भाई 17 और 12 है, तो सीमा और दर्शन का कुल व्यय कितना, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो पहले हम ये देखें कि इनकी आय का अनुपात क्या है। तरीका आप सभी जानते हैं क्या होता है अभी, कि क्रॉस में मल्टीप्लाई करने वाला तरीका होता है। यहाँ पे इनकी आय का जो अनुपात दे रखा है, इनकी आय का अनुपात दिया गया कितना भाई, 7:5 दिया गया, 7:5 दे रखा है। और इनके खर्च का जो अनुपात है, खर्च का जो अनुपात है वो कितना है भाई, वो 17:12 दे रखा है, 17:12 दिया गया है। अब यहाँ पे इनका बचत क्रम से कितना है, ए का जो बचत है वो 12,000 है, और बी का बचत कितना है भाई, बी का बचत है 9,000 रुपये। अब हम क्या करते हैं अभी,
इसका क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 गुणे 7 कितना होगा, 12 से 84 और 17 गुणे 5 17 पचे 85, तो 84 और 85 का अंतर कितना आ गया भाई, 84 और 85 का अंतर आ जाएगा 1। ठीक है भाई, देखा दे नीचे आओ, तो 12 गुणे यहाँ करते हैं, इसका गुणा यहाँ कर देंगे, तो 12 गुणे 12 कितना, 144 के बाद 3 जीरो होगा, और ये 17 गुणे 9 17 हुआ कितना भाई, 153 के बाद 3 जीरो हो गया। ठीक है भाई, यहाँ अंतर देखा जाए तो कितना आएगा, 144 और 9, ये अंतर आ गया आपका 9000 का, कितना आएगा भाई 9000। तो यहाँ दिखेगा आपको, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि एक बराबर कितने का भाई, तो एक बराबर है 9000, एक बराबर कितना, एक बराबर 9000। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए इनका कुल व्यय, भाई सीमा और दर्शन का कुल व्यय। तो पहले हमें कुल इनकी आय पता चले कि कुल आय कितनी होगी, तो 7 और 5 कितना 12, अगर एक का मान 9000 तो 12 का मान कितना आ जाएगा, 12 नामा 108 के बाद 3 जीरो, 108 के बाद 3 जीरो हो जाएगा। हमें इनका आय पता चल गया, टोटल अगर बचत हम निकाल दे इसमें से घटा दे तो क्या मिलेगा हमको, भाई इनका खर्चा हमें पता चल जाएगा। तो इनका जो बचत है वो 12 और 9, 12 9 कितना हो जाएगा 21000, ये 21000 जो है वो बचाते हैं। हमें इनका खर्चा चाहिए था, तो अगर खर्चा निकालना तो क्या करते हैं, इसमें सीधे घटा दिया जाए, इसमें से या गया 0 0 0, 8 में से 1 गया 7 और 10 में से 2 गया 8, कितना गया भाई 87,000 रुपए इनका क्या होगा, खर्चा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ठीक है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है ये भी आपका रेलवे ग्रुप में पूछा गया है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कहा यह जा रहा है कि 51 52 53 डाटर कहाँ तक का 100 में से सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का योग बताना आपको। तो पहली बात है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है भाई, जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 51 के बाद लेना है भाई, 51 52 53, तो सबसे छोटा अभाज्य क्या हो जाएगा भाई 53। और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वो होती है 97, आप सभी को पता है, खैर वो 100 से पहले आ रहा है ना। तो यहाँ पे अब इनको हमें जोड़ना है, तो 7 और 3 कितना हो गया 10, 9 5 14 और 1 15, कितना आ जाएगा भाई 150 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई 150। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी जिले की जनसंख्या कितनी है, 3,85,000 है, जिसमें 1,68,000 पुरुष है, 52% जनसंख्या साक्षर है। यदि 21% पुरुष साक्षर हैं तो साक्षर महिलाओं का प्रतिशत कितना है। ठीक है भाई, हमें प्रतिशत में बताना है, तो ये चीज जो है जो संख्या दी गई है इस संख्या का हम रेशियो बनाते हैं। ठीक है भाई, चलिए काट लेते हैं पहले इसको। ये हमारा 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, इसके बाद हम लोग काटते हैं 7 से काट दिया जाए। अगर 7 से काटेंगे तो 7 पचे 35 होगा और 7 पचे 35 होगा। ठीक है, 7 से ये कटेगा 24 7 168 होता, तो कितना आ गया 24। अब हम यहाँ देख रहे होंगे कि ये जिसमें क्या पुरुष है, ये मेल हो गए कितने, मेल हो गए 24। तो टोटल संख्या कितनी है, टोटल है 55, और इस 55 में से अगर 24 मेल है तो फीमेल कितने होंगे भाई, फीमेल की संख्या आ जाएगी, आप घटा देंगे इसमें से कितना देंगे 31। ठीक है भाई, घटाएंगे तो 5 में से 4 गया 1 और 5 में से 2 गया 3, कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो अब हमें जो है मेल और फीमेल मतलब पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात पता चल चुका है। अब हम देखेंगे कि यहाँ जो पुरुष है भाई मेल है वो कितना बढ़ते हैं, वो बढ़ते हैं 21%। ठीक है, फीमेल कितना बढ़ती है इनका आपको नहीं पता है, यही ज्ञात करना है। टोटल जो है यहाँ टोटल साक्षर कितने हैं भाई, 21% पुरुष साक्षर है और महिला साक्षर कितना है ये आपको ज्ञात करना है। 52% जनसंख्या क्या है, टोटल साक्षर है, 52% जो है वो टोटल साक्षर है। तो यहाँ हम रख देंगे टोटल जो है 52% बीच, 52% बीच में रखेंगे। अब इसके बाद एलिगेशन लगाते हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो आएगा अंतर इसका वो संख्या का अनुपात आता है। तो संख्या देखा जाए मेल और फीमेल का अनुपात कितना था 24 और 31 का था। अच्छा ये देखते हैं हम लोग कि इसका अंतर कितना आ रहा है, अभी 21 और 52 का अंतर कितना आएगा 31 आएगा। आप देखेंगे कि 31 बराबर कितना आ रहा है 31 आ रहा है, तो अगर 31 बराबर 31 तो 24 बराबर भी कितना होगा 24 ही आना चाहिए, कितना आ जाएगा भाई 24।
अब यहाँ जो 52 है वो 1 से बड़ा, तो अगले से क्या होगा, छोटा, अर्थात यहाँ पे जो संख्या आएगी इन दोनों को जोड़ने से प्राप्त होगी। तो 24 में 52 जोड़ देंगे तो 4 और 2 6, 5 और 2 7, कितना आ गया भाई, क्वेश्चन मार्क का मान कितना गया, 76% जो है यहाँ पे साक्षर है। तो फीमेल कितना साक्षर है अभी, तो 76% साक्षर होगी। बेहतरीन क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी का आंसर। ठीक है भाई, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि एक आदमी 3 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा करता है, वह आगे 2 घंटे यात्रा करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बाद के 2 घंटों में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बच्चे गड़बड़ क्या कर सकते हैं कि 3 घंटे में 80 किलोमीटर तय करता है। थोड़ा सा ध्यान अगर नहीं देंगे तो क्या हो जाता है अभी कि वो 3 घंटे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला देते हैं, तो गड़बड़ जाएगा। यहाँ जो दे रखा है कि वह 3 घंटे में, शुरू का जो 3 घंटा है उसमें कितना चला है, उसमें चला है ये 80 किलोमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि अगले 2 घंटे में वह कितना चला, ताकि उसकी औसत चाल कितनी हो जाती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है भाई, तो अब अगर औसत चाल 30 है, आप सभी को पता है समय कितना भाई, 3 घंटा ये 2 घंटा ये, तो 3 और 2 कितना भाई, 5 घंटा में कितना जाएगा, तो 5 घंटा में जाएगा 150 किलोमीटर। कितना जाएगा भाई, 150 किलोमीटर तय किया। अब 150 में से वो पहले कितना तय किया था, 80 किलोमीटर। तो अगर 80 किलोमीटर तय कर चुका है तो बचा कितना भाई, तो आप कहेंगे 70 किलोमीटर बचा है। कितना तय किया है, 70 किलोमीटर अगले 2 घंटे में उसने तय किया है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है भाई, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि उस पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आधार एक क्या है, वर्ग है जिसकी भुजा 11 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और ये आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब सोच लीजिए अगर रेलवे ग्रुप डी में ये पिरामिड का क्वेश्चन पूछा है तो आगे भी पूछा जा सकता है। प्रिज्म और पिरामिड इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, इस वजह से ध्यान जरूर दीजिएगा और अच्छे से समझिए, श्योर है आपको समझ में आएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। यहाँ जो दिया गया है एक पिरामिड है, और पिरामिड का जो बेस दिया है उसका बेस क्या है भाई, जो उसका आधार है वो एक वर्ग है। तो पहले हम फिगर से समझाते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं ये इसका बेस है वर्ग। ठीक है भाई, अब जो है 3D आकृति है, ये पीछे वाला सिरा होगा। ठीक, ये बन गया पिरामिड आपका, है ना। अब इस पिरामिड में जो है इसकी हाइट दे रखी है आपको कितनी, जो इसकी हाइट है, हाइट हम लेंगे सेंटर से एकदम 20 से। ठीक है, यहाँ से इसकी हाइट हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, और हाइट आपको दे रखा कितना, 30 सेंटीमीटर। हाइट का मान दिया गया है h बराबर कितना भी, h बराबर दिया गया 30 सेंटीमीटर। ठीक, और आधार की जो भुजा है वो कितनी है, वो दे रखी है 11। अगर आधार की भुजा 11 है तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा भाई, ये 11/2 होगा। कितना होगा भाई, ये होगा आपका 11/2। अब हमें क्या चाहिए इसमें, ये ध्यान दीजिए, हमें जो है इसकी स्लैंट है चाहिए तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई क्या होगी, ये इसकी तिरछी ऊंचाई होगी। तो आप देख रहे होंगे ये जो है हमारे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक, समकोण त्रिभुज में जिसकी हाइट कितनी दी गई, 30, और इसका बेस कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 11/2। अब हमें क्या चाहिए, तिरछी ऊंचाई अर्थात दी। तो आप देखिएगा कि अगर ये 11/2 है, ये कितना भी 11/2 है, तो ये जो ऊंचाई है इस ऊंचाई को हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लिखते हैं 60/, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। क्योंकि 11, 60 और 61 का ट्रिपलेट होता है, 11, 60 और 61 का ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ हो जाएगा ये 60/2, एक भुजा हो गई, और अगली कितनी है 61/2। तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा जो है बेस हो गया, ये हमारा हाइट हो गया, और ये हमारा एल हो जाएगा। तिरछी ऊंचाई कितनी हो गई, 61/2। जो तिरछी ऊंचाई होगी वो कितनी आ जाएगी भाई, 61/2 हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, टीएस से टोटल सरफेस एरिया चाहिए। आपको पता है कि टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है, क्या होता है भाई, 1/2
1/2। आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुणे तिरछी ऊंचाई प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, देखिए आप, तो टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा आपको 1/2। आधार कितना दिया गया, आधार का जो परिमाप है, क्योंकि आधार में क्या है, वर्ग है, जिसकी भुजा आपको दी गई है कितना, 11 दी गई है। तो अगर आधार में वर्ग है और वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई, 4a, मतलब 11 गुणे 4 कितना देगा, 11 गुणे 4 44 होगा। ठीक, इंटू तिरछी ऊंचाई कितनी है भाई, तो तिरछी ऊंचाई आपकी 61/2 दी गई है, 61/2 प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार में वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भाई भुजा का स्क्वायर, अर्थात 11 का स्क्वायर कितना आ गया, 121 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 2 से काटा जाए इसको, 2 से काटेंगे ये कटेगा 22 बार, एक बार पुनः 2 से काटेंगे, ये कटेगा 11 बार। ठीक है भाई, अब जो है गुणा कर लेते हम लोग, 11 गुणे 1, 11 का नाम भाई, 11 का नाम, 11 का 1 बचेगा 1, कैसे गए 66 और 1 67 हो गया, 67, 671 प्लस 121। ठीक है भाई, 1 और 1 2 होगा, 7 और 2 9 हो गया, 1 और 6 7, कितना आ गया भाई, 792 आ रहा है। यही इसका टीएस से होगा, टोटल सरफेस एरिया। कुल पृष्ठ पर कितना गया भाई, 792, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आइए देखा जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है रीना अपने जन्मदिन की पार्टी में 20 मिनट देरी से पहुंचती है, यदि वह अपने घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, यदि वह अपनी गति बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। उसके घर और पार्टी स्थल के बीच की दूरी है। अब देखिएगा, जिसका जन्मदिन है वही गायब है ना, तो पार्टी कैसे संभव है, इस वजह से क्या उसको चाल बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ दे रखा है, आपको पता होना चाहिए इसका तरीका क्या होता है भाई, स्पीड 1 गुणे क्या होता है, स्पीड 2 बटे स्पीड 1 और स्पीड 2 का अंतर गुणे क्या होता है, समय का अंतर होता है भाई, T2 और T1 का, है ना। यही हमारा डिस्टेंस का फार्मूला, डिस्टेंस बराबर क्या आ जाएगा, ये फार्मूला हो गया। इस तरीके से हम कर लेते हैं। स्पीड 1 कितना था भाई, पहले चाल था 3, बाद में चाल 4, दोनों का अंतर 1, और एक बार आप देखेंगे कि 20 मिनट देरी से पहुंचता है और एक बार क्या है भाई 30 मिनट पहले। तो आपको पता होगा कि अगर एक बार देर से पहुंचे और एक बार पहले पहुंचे तो दोनों समयों को जोड़ लेते हैं। ठीक है भाई, और अगर पहली बार भी पहले और अगली बार भी पहले पहुंचे तब घटा लेते हैं, पहली बार देर से अगली बार देर से तब भी क्या करेंगे, तब भी घटा लेते हैं। ठीक है ना, दोनों बस खाली क्या है, एक बार देर से एक बार पहले होना चाहिए तो जोड़ेंगे। तो यहाँ हम जोड़ेंगे, कितना आएगा 20 और 30 कितना भाई, ये आ गया 50 में, 4 किलोमीटर में, इसी वजह से क्या करेंगे बटे 60 कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए ये 0 से आपका 0 कट गया, कर सकते हैं इसको हम लोग 3 से 2 बार में कटेगा, 2 से ये 2 बार में कटा, 5 दूनी कितना आ गया 10 किलोमीटर, यही आपका डिस्टेंस हो गया। दूरी कितनी है भाई 10 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हो गई पार्टी। देखिए भाई अगला क्वेश्चन मटर पनीर का, क्या पार्टी हो और मटर पनीर ना हो तो संभव ही नहीं है ना, पार्टी मटर पनीर जरूर होता है, पनीर का नाम तो आएगा ही। यहाँ दे रखा है मटर और पनीर के बाजार का अनुपात क्या होता है, 2:5 है, तथा एक परिवार में उपभोग की गई उनकी मात्रा का अनुपात क्या है, 4:7 है। मटर और पनीर के व्यय का अनुपात ज्ञात करना आपको। ठीक है भाई, चलिए देखिए मटर और पनीर, यहाँ क्या दिया भाई, इसका जो मूल्य का अनुपात है वो 2:5 है। अगर आपको मूल्य पता हो और खपत पता, उपभोग कितना होता है, तो उपभोग का मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। क्या दिया अभी 4 और 7 है, तो हमें कुल खर्च का अनुपात मिल जाएगा। तो भाई 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो गया, और 5 गुणे 7 कितना, 5 7 35 आ गया, तो 8 अनुपात क्या हो जाएगा, 8:35 ही हमारा खर्चे का अनुपात। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे यदि किसी निश्चित राशि पर 5.5% वार्षिक की दर से 18 माह का साधारण ब्याज, उसी राशि पर
6% वार्षिक की दर से 14 माह का साधारण ब्याज से कितना 62.5 रुपए अधिक है तो राशि ज्ञात कीजिए। भाई मूलधन बताना आपको, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कैसे किया जाए इसको। यहाँ जो दिया गया आपको रेट कितना है भाई 5.5% और समय कितना है 18 माह। तो 5.5% है और समय जो दिया गया आपको वो 18 माह है। तो 18 माह का मतलब क्या भाई 18/12 लिख सकते हैं हम, ठीक है। और रेट क्या है 6% है, 6% है और जो समय दिया गया आपको वो 14 माह का है। तो 14/12, 14/12। और इन्हीं दोनों का जो अंतर आपको दे रखा है, इन दोनों का अंतर जो दिया गया है वो किसके बराबर है, ये 62.5 रुपए के बराबर। तो अब यहाँ से हम जो है ये 18/12, 14/12 हम क्या करते हैं 1/12 कॉमन कर देते हैं, ठीक है भाई 1/12 कॉमन कर दिए। अब यहाँ पे जो है जब हम 18 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18×5 = 90, 18×5 = 90 में और 9 99 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा भाई आपका 99 हो गया। माइनस 14 × 6 कितना आ गया 14×6 = 84 हो गया। 14×6 कितना भाई 84 मिला आपको। तो अब देखिएगा 99 और 84 का अंतर, तो 9 में से 4 गया 5 आया और 9 में से 8 गया 15/12%। कितना मिल गया भाई 15/12% अंतर आ रहा है। और इसी का मान आपको दे रखा कितना 62.50, कितना दिया भाई 62.50 आपको दे रखा है। तो यहाँ मिला आपको 15/12% बराबर किसके 62.50, ठीक है भाई 15/12 बराबर कितना भाई 62.50 है। हमें क्या चाहिए, हमें राशि चाहिए। राशि का मतलब मूलधन, और मूलधन हमेशा कितना होता है 100% होता है। तो यहाँ हम निकालेंगे 100% का मान, ठीक है भाई। चलिए ये हो गया आपका 62.50 गुणे कितना 100 और बटे में क्या होगा भाई 15/12, 15 और बटे 12 है तो ये 12 आपका ऊपर चला गया, ठीक है भाई। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ जो है ये दशमलव आपका ये 2 जीरो से खत्म हो गया, ठीक है भाई। चलिए आगे करते हैं हम लोग 5 से काट देते हैं इसको। 5 से काटेंगे तो 5 × 3, 5 × 3 = 15 हो गया। 5 से कितने मेरे 12×5 = 60 होता है, 5×5 = 25 और ये 0, ठीक है भाई कितना गया 1250 हो गया। चलिए 3 से इसको काट देते हैं हम लोग। 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12। अब 1250 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई ये आ गया आपका 5000 रुपये। तो मूलधन कितना है भाई, मूलधन होगा आपका 5000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा भाई, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि रमेश की मासिक आय 16,500 थी तथा उसका मासिक व्यय 10,500 था। अगले वर्ष उसकी आय में 25% तथा उसके व्यय में 19% की वृद्धि हो जाती है। उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन प्रतिशत वृद्धि क्या थी, ठीक है। यहाँ जो है प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है। आप देखिएगा इस क्वेश्चन को डेविएशन से भी लगा सकते हैं, 100 मान के लगा सकते हैं, तमाम तरीका होता है ना। लेकिन हम लोग इसको लगाते हैं एलिगेशन से, सबसे बेस्ट तरीका होता है मेरे हिसाब से ये। अगर एलिगेशन लगाएं इसको तो बहुत जल्दी लग जाता है। यहाँ देखा जाए पहले हम ये क्या कि यहाँ हमें मासिक आय और व्यय, व्यय का मतलब खर्च का भाई रुपए में पता है, हम परसेंटेज चाहिए तो हम क्या करते हैं इसको रेशियो बनाते हैं। चलिए रेशियो बनाया जाए इसका। अब देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो आपका कट गया। इसके बाद हम लोग काट सकते इसको 15 से, 15 से काटा जाएगा तो 15 से 15 × 15 होगा, 15 × 11 बार में कटा और 15 × 7 = 105, ठीक है भाई। तो इसका आय कितना हो गया, इसका जो आय होगा आय हो गया भाई 11, और जिसमें से यह खर्च कितना कर दे रहा है भाई, खर्च जो है वो 7 है। अब आपको पता है कि आय बराबर क्या होता है भाई, आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत। तो अगर आय 11 है और खर्च 7 है तो सेविंग अर्थात बचत कितनी होगी, तो बचत होगी 4। कितनी होगी भाई 4। अब हम देखेंगे कि यहाँ जो इसका खर्च और बचत का अनुपात है वो कितना है 7:4 है, ठीक है भाई। अब आइए देखा जाए क्या क्वेश्चन में कहा यह जा रहा है कि उसके व्यय में मतलब खर्च में कितनी वृद्धि होती है 19% की। तो हम यहाँ लिखते हैं खर्च और यहाँ लिखते हैं बचत, ध्यान दीजिएगा इस बात को। और खर्च और बचत मिला के ही टोटल क्या बनता है हमारा आय बनता है। तो हम ये देखेंगे कि खर्च में कितनी वृद्धि हो रही है भाई, खर्च में हो रही है 19% की वृद्धि। कितने की भाई, तो आप कहेंगे 19% की वृद्धि हो रही है, ठीक। और उसके बचत में क्या वृद्धि हो रही है आपको ये चीज नहीं पता है, यही तो ज्ञात करना है भाई।
यही आपको ज्ञात करना। हाँ, लेकिन एक चीज पता है कि उसकी आय में जो है वो 25% की वृद्धि हुई है। आय में कितना बढ़ आय जो बढ़ा है वो 25% बढ़ गया है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं कितना, 25% लिखते हैं। कितना लिखेंगे, 25%। अब इसके बाद करना कुछ नहीं, एलिगेशन लगा दीजिए। ठीक है भाई, तो 19 और 25 का अंतर कितना आएगा, 19 और 25 का अंतर आ गया 6। ठीक है, और आपको पहले ही इसका अनुपात पता है किसका, खर्च और बचत का, जो कितना दे रखा था पहले, वो जो है आपको 7 और 4 दिया गया था। ठीक है ना, तो ये आपका 7 और 4 के अनुपात में ही आएगा। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि यहाँ 4 का मान कितना है, 6 है, इसका कितना गुना है, तो 1.5 गुना है। तो ऐसे ही 7 का भी कितना गुना होगा, इसका 1.5 गुना जब हम करेंगे तो 15 सत्ते 105 अर्थात 10.5 होगा। ठीक है ना भाई, तो अब देखिएगा अगर इससे ये बड़ा है तो अगले से क्या होगा, अगले से छोटा होना चाहिए। तो बस इसमें क्या करना है, हमें जोड़ी तो देना है। तो 25 से 10 कितना, 35.5। यहाँ कितना आ जाएगा, जब हम इसमें जोड़ेंगे 25 में 10.5 तो याद आएगा आपका 35.5% क्या होगा, बचत में वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए बेहतरीन क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक छात्र ने टर्म 1 में 80/80 अंक और टर्म 2 में 75/90 अंक प्राप्त किए हैं। यदि टर्म को दिया गया भारांक क्रमशः कितना है, 40% है और 60%, अर्थात ये कि जो पहला टर्म है उसमें क्या है 40% चाहिए और दूसरा टर्म में कितना चाहिए, 60% चाहिए। यहाँ जो है उसका अंतिम स्कोर, आपको अंतिम स्कोर प्रतिशत बताना है। अब हम ये देखेंगे कि अगर यहाँ 40 चाहिए तो इसमें कितना पाया है, 80/80, तो 80/80, 80/80 देखेंगे, ये टर्म आपका 1 है। टर्म 1 में कितना पाएगा भाई, 80/80, तो कितना परसेंट पाएगा, तो ये पा जाएगा आपका 100%। यहाँ से हम कह सकते हैं 100% पाएंगे। अगर हम टर्म 2 में देखें कि टर्म 2 में कितना है, तो वो पाया है 75, कितने में से भाई, तो 90 में से पाया है। कितना परसेंट हो जाएगा, तो 15 पचे 75 होगा, 15 छके 90, 100 पचे कितना आ गया, ये हो गया आपका 500/6%। ठीक है, अब कंपेयर हमें क्या करना है, ये 40% और 60% से। यहाँ देखा जाए कि इस 100 का कितना परसेंट भाई, 40% होगा इसका, 100 का 40/100 और प्लस अगली बार कितना है भाई, 60% है किसका, 500/6 का 60/100। ठीक है भाई, चलिए ये 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, यहाँ आ गया आपका 40% प्लस, अब ये 2 जीरो कट गया, 6 से ये 10 बार में कटेगा, 10 पचे कितना 50, तो 50% ये 40% है, टोटल भाड़ा कितना हो गया इसका, 50 40 90% इसको प्राप्त हुआ है, 90%, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, चलिए बेहतरीन क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, एक समबहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के योग तथा एक बाह्य कोण का माप का अनुपात कितना देगा, 6.01 दे रखा है, 6:1 बहुभुज की भुजाओं की संख्या आपको बतानी है। तो यहाँ जो है समबहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग होता है n - 2 × 180। क्या होता है भाई, n - 2 × 180 होता है। ठीक, ये सभी आंतरिक कोणों का योग होता है। और प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है, प्रत्येक बाह्य कोण उसमें जितने भी होते हैं भाई, वो क्या होता है आपका 360/n होता है, 360/n। और ये चीज जो है इसका हमें क्या अनुपात दे रखा है, सभी बाह्य कोणों का योग हो गया और प्रत्येक का, इसका अनुपात कितना है, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 60:1 भी लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा भाई, 60:1। तो यहाँ हम लिख दे, ये हो जाएगा आपका 60/1 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए यहाँ पे जो है ये 180 से ये 2 बार में कट गया। ठीक है, इधर कर देंगे हम, तो हम क्या मिल जाएगा, n - 2 × n ऊपर चला गया, n बराबर कितना 60 दूनी 120 बराबर 120। अब ये आपका द्विघात समीकरण बना, उस तरीके से हमें नहीं करना है, हमें एग्जाम में क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है कि n - 2 × n करने पर कितना आना चाहिए, 120 आना। तो अगर हम n का मान कितना रख दें, अगर हम n का मान 12 रख देते हैं, अगर n का मान 12 रखेंगे तो 12 में से 2 गया, कितना आ गया 10, और 10 × 12 कितना आ जाएगा भाई, 120 आ जाएगा। अर्थात क्या है, n का मान कितना होगा, n का मान 12 होगा। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका परिमाप एक समखंडभुज के परिमाप के बराबर है। समखंडभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है आपको।
यहाँ देखेंगे हम एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको दे रखा है कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। आपको ए स्क्वायर का मान कितना दिया है, ए स्क्वायर का मान रखा है 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, पहले हम ए देखें, ए का मान कितना है, ए का मान होगा 30, क्योंकि भाई 30 का स्क्वायर होता है 900। अगर ए का मान 30 हो गया और यहाँ का है उसका परिमाप एक समखटभुज के परिमाप के बराबर है, तो पहले इसका परिमाप देखें। वर्ग का परिमाप होता है 4a, 4a बराबर कितना भाई 30 गुणे 4 होगा, 30 गुणे 4 भाई यह आ गया आपका 120। यही जो है किसके बराबर है, ये बराबर है एक समखटभुज के परिमाप के बराबर। तो समखटभुज का मतलब क्या हो गया, 6 भुजा हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 6b बराबर किसके 120, 6b बराबर भाई 6b बराबर कितना होगा 120 का हो जाएगा। तो यहाँ से b बराबर कितना मिलेगा हमको, b बराबर होगा आपका 20। अब अगर b बराबर 20 हो गया तो समखटभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समखटभुज का क्षेत्रफल होता है 6 गुणे कणी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। और भुजा कितनी है भाई 20 है, तो 20 गुणे 20 कर देंगे। ठीक है भाई, काट सकते हैं इसको हम, 4 से काटेंगे, 4 से ये 5 बार में कटा, 20 25 100 100 छक्का कितना 600, 600 कड़ी में 3, यही हमारा आंसर आ रहा है 600 कड़ी में 3, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है भाई, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। पड़े हुए वोटों में से 8% वोट अवैध पाए गए। सफल उम्मीदवार को वैध मतों का, सफल उम्मीदवार को वैध मतों का कितना 60% प्राप्त हुआ है और वह 80,960 वोटों से चुनाव जीत जाता है। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की संख्या कितनी थी, आपसे ये पूछी गई है कि सूची में कुल कितना मत था। देखिए कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ जो है अगर हम देखें मान लेते कुल मत कितने थे भाई यक्ष थे, इसमें से 12% मतदाता क्या है चुनाव नहीं डालते हैं। अगर 12% मतदाता, 12% का मतलब क्या है भाई, अगर 12% नहीं डालेंगे तो कितने डालेंगे 88%, और 88% का मतलब क्या 88/100 करेंगे तो 4 से कटेगा 22 बार में और 4 से ये 25 बार, मतलब कितना फ्रैक्शन आ गया इसका, इसका फ्रैक्शन आएगा 22/25। ठीक है भाई 22/25 वोट नहीं डाला। पड़े हुए वोटों में से क्या है 8% मत अवैध हो गए। अगर 8% मत अवैध मतलब 8 का फ्रैक्शन क्या होता है भाई, 8 का फ्रैक्शन 2/25, तो बचे कितना 23/25, तो इसका कितना भाई, इसका 23/25। ठीक है भाई 23/25 ये जो है वोट डाले गए। 8% अवैध थे तो वैध कितने हो जाए 23/25। अब कह रहे हैं कि सफल उम्मीदवार को कितने पद मिले 60%। अगर सफल को 60% मिलेगा तो बचेगा कितना भाई, एक को मिलता है 60% तो दूसरे को मिलेगा 40%। इन दोनों का अंतर कितना आएगा तो 20% आएगा। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना 1/5, और यही बराबर किसके है, यही बराबर है 80,960 के। ठीक है भाई कितना है 80,960 के होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पे काट सकते हैं हम लोग इसको, 23 से पहले काटा जाए, 23 से काटते हैं, 23 तिया 69 होगा, 69 बचा कितना 11 बचेगा, 11 हो गया कितना 119, फिर 23 बचे 115, 23 बचे कितना आ गया 115 हो जाएगा, बचेगा 4, 23 दूनी 46 हो गया 0, 3520 आ गया भाई। ठीक है फिर 22 से काटते चाहे 11 से काटते, अगर 22 से काटा जाएगा 11 से काट लेते हम लोग, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 आ गया, 11 तिया 33 होगा, 11 दूनी 22 होगा और ये 0 हो गया। ठीक है भाई फिर से 2 से काट सकते हैं इसको हम लोग, 2 से काटेंगे ये हो गया आपका 160, कितना आ गया भाई 160। यहाँ 25 गुणे 25 x बराबर कितना आ गया, x बराबर आएगा 25 गुणे 25 और गुणे कितना 160 गुणे 5 करेंगे आ जाएगा 800। और आप सभी को पता है कि 625 गुणे 8 करते कितना आता है, 625 गुणे 8 करते तो आता है 5000, और 5000 के बाद क्या है 2 जीरो आपको और बढ़ाना है, अर्थात कितना है ये 5 लाख आएगा, 5 लाख जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है भाई चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, 400 संतरे 1410 रुपए प्रति सैकड़ा की दर से खरीदे गए तथा उन्हें बेचने पर 960 रुपए का लाभ हुआ है। प्रति दर्जन संतरे का
विक्रय मूल्य आपको बताना है। आसान सा क्वेश्चन है भाई कि 400 संतरे खरीदे गए हैं और कैसे खरीदे गए हैं, 1410 रुपये प्रति सैकड़ा। मतलब क्या है कि अगर 100 संतरे का दाम कितना है, 1410 रुपया है, तो हमें क्या निकाला है, 14 भाई 400 संतरे हम क्या है खरीदे हैं, तो 100 का दाम कितना है 1410, इसका भाई 100 का 4 गुना होगा, तो अर्थात कितना आ जाएगा 1410 गुणे कितना कर दे हम लोग 4 कर दे, तो 14 चौके 5640 कितना आएगा भाई 5640 रुपए। हमने क्या है, ये हमारा टोटल लागत हो गया है। हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, उन्हें बेचने पर 960 का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर 960 का प्रॉफिट हो रहा है तो इसमें 960 ही जोड़ दीजिए। अब अगर 960 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल विक्रय मूल्य मिल जाएगा भाई। तो टोटल विक्रय मूल्य कितना होगा, ये 0 हो गया, 6 और 4 10 का 0 होगा, 9 6 15 और 1 16 हो गया, और यहाँ बचेगा 6, कितना गया भाई 6600, 0 6 4 10 का 0 हासिल, 9 6 15 का 16 का 6 हो गया, और फिर बचेगा आपका 5 और 1 6, 6600 हो रहा है। और इस 6600 जो है इसमें कितने संतरे, 400 संतरे बेचे गए हैं। तो अगर हम इसमें क्या है 400 से भाग कर देते हैं तो अब हमें मिलेगा क्या, एक संतरे का विक्रय मूल्य, और हमें क्या चाहिए था, प्रति दर्जन का चाहिए था। तो प्रति दर्जन का मतलब क्या है, एक दर्जन में 12 सामान होता तो 12 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है भाई, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 3 बार में कटेगा, 4 तिया 12, 66 तिया कितना होता है, 66 तिया होता है 198, 198, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है भाई, आसान सा क्वेश्चन था ये। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए दिया गया क्वेश्चन, एक व्यक्ति 20,000 रुपए को 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 2500 रुपए का आंशिक भुगतान करता है। 2 किस्तों के बाद उस पर कितना बकाया रहेगा। ठीक है, यहाँ जो दिया गया क्वेश्चन कि 25% क्या है, वो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, लेकिन वो हर साल के अंत में क्या करता है, 2500 रुपए का भुगतान कर देता है। तो जो राशि बचेगी उस पर फिर से ब्याज लगेगा और फिर 2500 रुपया भुगतान करेगा, तो अंत में जो है कितना बच जाएगा, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास राशि कितनी है भाई, राशि है 20,000 रुपए। तो इस 20,000 रुपए पर, इस 20,000 रुपए पर हमें ब्याज कितना देना होगा भाई, 25%, अर्थात 1/4। तो 20,000 का अगर हम 1/4 निकालेंगे तो आएगा 5,000। मतलब ये कि अब हमारे पास अमाउंट कितना हो गया है, अमाउंट होगा कितना, 20,000 में 5,000 जोड़ देंगे आ जाएगा 25,000। कितना आ गया भाई, ये आ गया हमारा 25,000 रुपए। और हम करते क्या है कि साल के अंत में कितना दे देते हैं, 2500 रुपया जमा कर देते हैं। तो अगर हम इसमें से 2500 रुपया जमा कर देंगे, अर्थात ये कि इसमें से हम 2500 रुपया जमा कर दिए, तो बचेगा कितना, ये बचेगा आपका 22,500 बचेगा, 22,500। अब अगला जो ब्याज होगा भाई, वो अगला ब्याज किस पर मिलेगा, 22,500 रुपये पर मिलेगा। तो अब जो है ये 22,500 रुपये पर एक बार पुनः कितना ब्याज, फिर से वही आपका 25%, अर्थात 1/4। तो 22,500 रुपए का अगर हम 1/4 निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 5625 आएगा। कितना आएगा भाई, 5,625 आ जाएगा, 5,625। अब 5,625 में क्या है, हमें जोड़ देना। अगर हम 5,625 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 28,125 आएगा। कितना आएगा भाई, 28,125 आ गया। इसमें से एक बार हम पुनः कितना वापस करते हैं भाई, 2500 वापस करेंगे। तो अगर हम इसमें से 2500 वापस करते हैं, मतलब जमा करते हैं, तो 2500 इसमें से फिर से माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ आएगा 5, यहाँ आ गया 2, 11 में से 5 गया 6, और यहाँ बचेगा आपका 7 में से 2 गया 5, और ये 25,625 रुपया क्या है, यही आपका बाकी रह जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था ये। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, एक पार्किंग स्थल में 2 प्रकार के वाहन है, 2 पहिया और 4 पहिया। कुल वाहनों की संख्या कितनी है भाई, 200 है। कुल वाहनों की संख्या कितनी दी गई है, 200 है। यदि कुल पहियों की संख्या 580 है तो 4 पहिया वाहनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यही क्वेश्चन जो है लगभग यही होता है, मतलब सेम टू सेम वो मुर्गी बकरी वाला। 4 पहिया, वहाँ जैसे यहाँ 4 पहिया दिया गया, वहाँ 4 पैर होते हैं, यहाँ 2 पहिया दिया है, वहाँ 2 पैर होते हैं, और जहाँ स्टेयरिंग वाली बात होती है वहाँ सर होता है। ठीक है ना भाई, तो सब कुछ सेम टू सेम होता है। यहाँ हम देखेंगे 2 पहिया। अगर 2 पहिया की बात है और एक 4 पहिया की बात है, हमारे पास क्या है, वाहनों की कुल संख्या कितनी है, 200। तमाम तरीके होते हैं इसको, यक्स लगाना, 2 गुना करना, 5 गुना करना, है ना, हम लोग उस तरीके से नहीं करते हैं। यहाँ जो है अगर 2 पहिया है और 4 पहिया है, तो जो 4 पहिया है भाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 पहिया प्लस 2 पहिया, मतलब आगे 2 पहिया 2 पहिया
पीछे। ठीक है, अब किसी नादान बालक को अगर हम ये कहते हैं कि जाओ पहिया गिन के आओ, तो क्या करेगा कि उसको बस खाली 2 तक की गिनती आती है, वो जाएगा 2 पहिया वाला पूरा गिन लेगा, और 4 पहिया वाला बस केवल आगे या केवल पीछे का गिन पाता है, वो केवल कितना 2 पहिया गिन पाता है। तो अगर 2 पहिया गिनेगा तो हम ये मान ले कि अगर सभी वाहन में कम से कम 2 पहिया है, सभी वाहन में कितना कम से कम 2 पहिया है, तो टोटल कितना है भाई, टोटल 200 वाहन है, तो कम से कम 400 पहिया तो होगा ही। कितना भाई, 2 दूनी कितना, 200 गुणे 2 कर देंगे कितना आ जाएगा भाई, कम से कम 400 पहिया तो होना चाहिए, लेकिन हमारे पास पहिया टोटल कितना है, तो टोटल है 580। तो हम ये देख रहे हैं कि अगर ये 580 पहिए में से ये 400 घटा दे, कितना बचेगा भाई, 180 पहिया बचा है। और आपको पता है कि हमने 2 पहिया गिन लिया है, कितना पहिया बचा है, एक वाहन का 2 पहिया बचा है, तो कितने वाहन का 180 पहिया होगा, तो आप कहेंगे 2 से भाग करके, तो ये हो जाएगा आपका 90 वाहन है। और ये 90 कौन से अभी 4 पहिया वाहन होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ठीक है, 4 पहिया वाहन कितने हैं, तो 90। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया है, 12 विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना है, 80 है। 12 विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना है, 80 है, तथा शेष विद्यार्थियों के अंकों का औसत 75 है। कक्षा के अंकों का औसत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ अगर औसत निकालेंगे आप, तो 30 विद्यार्थी हैं भाई, 12 में किसका, 12 में 80 का गुणा कर दें, फिर जो बचेंगे आपके 18, उस 18 में 75 गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर भाग करेंगे। इतना लंबा टाइम एग्जाम में नहीं होता। हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास क्या है, 12 विद्यार्थी एक जगह है, 18 विद्यार्थी एक जगह है, तो अगर संख्या भाई 12 है और 18 है, तो 6 दूनी 12, 6 कितना 18, संख्या का अनुपात कितना हो गया भाई, 2:3 हो गया। हम उस तरीके से नहीं लगाने वाले, क्या है भाई 2 और 3। हमारे पास इसका एवरेज कितना दे रखा है कि यहाँ पे जो है 12 का एवरेज कितना था, इनका एवरेज था 80, और इनका एवरेज कितना है, इनका एवरेज 75। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जो एवरेज आएगा वो कम से कम कितना आएगा, कम से कम 75 तो होगा भाई, श्योर है। अगर 75 होगा, 75 होगा, तो अब हम ये जो 80 जो है, ये 80 क्या है, 80 का मतलब ये चीज क्या है, 75 प्लस 5, ये 5 ज्यादा है ना भाई, तो अगर 5 ज्यादा है तो किसके लिए ज्यादा है, 2 लोग हैं। 5 दूनी कितना भाई, 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, तो सब में बटने का मतलब क्या है, 2 और 3 5 में बटेगा, इसमें 5 का भाग कर दीजिए, 5 दूनी कितना 10, 75 और 2 कितना हो जाएगा भाई 77। हमारा एवरेज कितना आएगा 77, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्लियर भाई, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करें कि पी और क्यू एक 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं। पी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ता है, पी क्यू को 20 मीटर की बढ़त देता है और फिर भी उसे 13 सेकंड से हरा देता है। क्यू की चाल क्या है, 2 दशमलव स्थानों तक उसका पूर्णांकित करना है। रेस का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। रेस वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, कभी सर्कुलर रेस होता है, कभी लाइन पे रेस होता है। तो यहाँ जो है एक सिंगल लाइन में रेस हो रहा है, और रेस की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 400 मीटर। हम ये देखेंगे कि पी और क्यू है। पी की चाल आपको देखिए कितनी है, ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, अर्थात ये कि पी जो दौड़ रहा है वो कितना दौड़ रहा है, पी दौड़ेगा 400 मीटर, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पी क्यू को क्या करता है, 20 मीटर की प्रस्थान या देता है, मतलब बढ़त दे देता है कि वो पहले क्या है कि 20 मीटर उसको आगे खड़ा करना है। मतलब ये हुआ कि अगर पी दौड़ेगा 400 मीटर, पी दौड़ेगा 400 मीटर, तो अगर 20 मीटर बढ़ा के रखने का मतलब हुआ जो रेस हो रहा है उसमें ये 20 मीटर कम दौड़ेगा। कौन भाई, क्यू। क्यू को कितना दौड़ना है, ये दौड़ेंगे 380 मीटर ही, इनको क्या है छूट मिल गई, कह सकते हैं आरक्षण दिया गया 20, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है ये 400 मीटर, ये दौड़ेंगे कितना भाई 300 मीटर। क्लियर, कहा यह जा रहा है कि पी की चाल कितनी है भाई 12, पी की चाल कितनी है 12, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं समय इसका भाई, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे 4, 400 में किसका भाग कर दे, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 12 को हम मीटर में चेंज करें, 12 गुणे कितना भाई 5/18, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, कितना रहेगा 5 दूनी 10/3 मीटर प्रति सेकंड। तो अगर समय निकालेंगे तो 400 में किसका 10/3 का भाग कर दे, 3 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 40 या कितना आ गया, इसको लगा है 120 सेकंड, ठीक है। अब अगर P को लगा है 120 सेकंड, P को लगा है कितना 120 सेकंड, तो अगले को क्या है वो 13 सेकंड से कितने हार रहा है अभी, यहाँ दिया गया है कि 13 सेकंड से हार जाता है। तो अगर 13 सेकंड से हार गया है
तो कितना समय लगा, 13 सेकंड, उससे ज़्यादा लगा होगा। तो 120 में अगर हम 13 सेकंड जोड़ देंगे कितना आ जाएगा भाई, 133 सेकंड का समय लगा। कितना लगा अभी, 133 सेकंड का समय लगा है। और कितनी दूरी में, 380 मीटर में। हमें क्या चाहिए, तो उसकी चाल चाहिए। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी दी गई कितना, 380, और समय कितना भाई, 133 सेकंड। 133 सेकंड लगा, ठीक है भाई। गुणे कितना, 18/5 कर देंगे, क्योंकि यह मीटर में किलोमीटर में चेंज करना है। अब देखिएगा 19 से काटते हैं, 19 सत्ते 133, 19 दूनी 38, 20 बार में कट गया। 5 से कितनी बार में, 4 बार में कटेगा। 18 चौक कितना, 72/7। 7 से भाग करेंगे, 7 दहा में 70 आ गया। 7 दहा में कितना, 70 आ गया। बचेगा 2, 10 लगाएंगे, 0 बढ़ेगा। 7 दूनी 14, 10.2 करके 10.29 एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा। ठीक है भी, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आया होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा भाई, अभी और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको आगे मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की है। 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु क्या है, 33 वर्ष होगी। लड़की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। श्रीनिवास है अपने से कितने, 4 वर्ष छोटी, 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी किया है। मतलब ये कह दे कि श्रीनिवास है और जिस लड़की से ये शादी किए हैं, इन दोनों की उम्रों का अंतर कितना है भाई, तो आप कहेंगे 4 वर्ष है। छोटी है मतलब क्या है, इनका अंतर कितना है, 4 वर्ष का है भाई। अब कहा यह जा रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी औसत आयु कितनी होगी, 33। तो 5 वर्ष बाद ना 33 होगी, 5 वर्ष बाद अगर औसत 33 होगा तो वर्तमान में औसत कितना होगा भाई, तो आप कहेंगे 28 होगा। ठीक है, वर्तमान में औसत कितना होगा, वर्तमान में औसत कितना हो जाएगा भाई, 28, 5 साल कम होगा। तो अगर वर्तमान में औसत 28 होगा तो वर्तमान में योग कितना होगा भाई, क्योंकि 2 लोग हैं तो 28 दूनी 56। अर्थात ये कि श्रीनिवास और तथा वो लड़की मतलब उनकी पत्नी, उनकी उम्रों का वर्तमान में योग कितना है, तो 28 दूनी 56 हो जाएगा भाई। क्लियर यहाँ तक, 56 वर्ष। अब जो है हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लड़की की वर्तमान आयु कितनी है। ये दोनों का दोनों क्या है, वर्तमान में ही है। लड़की चाहिए तो क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो ये श्रीनिवास कट गए, अब श्रीनिवास खत्म, तो क्या बची, केवल लड़की बची है भाई। लड़की क्या मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ अगर घटाएंगे तो अगर देखिए अब ये श्रीनिवास से श्रीनिवास खत्म हो गए, तो यहाँ पे को मिलेगा -2 लड़की बराबर कितना, 56 में से 4 गया भाई, 56 और 4, ये आपका माइनस कितना आ जाएगा, -56 से 4 गया आ गया 52। 56 से 4 गया कितना गया, 52। माइनस से माइनस खत्म हो गया, गल बराबर कितना, 26 दूनी 52 होता है। अर्थात लड़की कितने की है, 26 साल की है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्लियर भाई, 26 साल की लड़की है। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया यदि किसी बेलन की त्रिज्या क्या है, 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब बात आती है बेलन के वक्रपृष्ठ की। तो जो बेलन का वक्रपृष्ठ होता है वो क्या होता है भाई, बेलन का वक्रपृष्ठ होता है 2π RH। क्या होता है भाई, 2π RH होता है। यहाँ जो है त्रिज्या कितनी, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। मतलब ये कि 10 था 1 बढ़ा देंगे। और ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई के बारे में बताया गया 40% कम है। 40 का फ्रैक्शन होता है कितना, 2/5 होता है, 2/5। ठीक है भाई, अब हम देखेंगे कि जो इसकी त्रिज्या थी वो कितनी हो गई, त्रिज्या अब यहाँ 2π तो अगली बार भी रहेगा, 2π R1H 2π R2H करेंगे तो 2π से कोई खास मतलब है नहीं, हमें केवल क्या परसेंटेज चाहिए। तो अब देखेंगे हम R का, R कितना था पहले भाई, R था 10, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, ऊंचाई कितनी थी, ऊंचाई थी 5, ऊंचाई थी 5 और 2 कम हो गई है, तो अगर 5 से 2 कम होगी तो कितनी हो जाएगी भाई, 3 हो जाएगी। क्लियर यहाँ तक। अब जो है ये कितना, 10 बचे 50, पहले क्षेत्रफल 50 था और अभी क्षेत्रफल कितना हो गया, 33 हो गया है। तो कितना कम हो रहा है, तो कम हो रहा है 17। आपसे पूछा जाए कि ये प्रतिशत में कितना कम हो रहा है, तो आप बताएंगे 17 कम हो रहा है। किससे कम हो रहा है भाई, 50 से। परसेंटेज में कितना, तो गुणे 100 करेंगे, 50 से 2 बार में कटा, 17 दूनी 34% जो है कम हो गया। कितना कम हो गया भाई, 34%। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। क्लियर, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया AKGEC कॉलेज में बीटेक
इसी शाखा में 3 अनुभाग ए, बी और सी है। यदि अनुभाग ए, बी और सी में छात्रों की संख्या 95, 209 और 171 है तथा इन अनुभागों में छात्रों के औसत अंक क्रमशः 83, 78 और 85 है, तो इसी शाखा के औसत अंक क्या है? मतलब ये कि टोटल का एवरेज बताना है आपको। ठीक है भाई, अब देखिएगा यहाँ जो एबीसी है ना, एबीसी में छात्रों की संख्या जो रखी है। अब यहाँ करते क्या है कि बच्चे गड़बड़ ये कर सकते कि 95 में 83 का गुणा करेंगे, फिर 209 में 78 का गुणा करेंगे, फिर 71 में 171 में 85 का गुणा करेंगे। ये गुणा करने के बाद फिर जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद फिर संख्या जोड़ करके उससे भाग करेंगे, तब जाके हमारा एवरेज मिलेगा। लेकिन हमें एग्जाम में अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हम बता दें आपको कि कम से कम 5 मिनट लग जाने वाला है, और इतना समय हमारे पास एग्जाम में नहीं होता है। तो हम क्या है थोड़ा सा एडवांस तरीका लगाते हैं। कैसे करेंगे देखिए, ये जो है हम काट के थोड़ा सा रेशियो बनाते हैं इसका। अगर काटेंगे तो देखिए ए है, बी है और सी है, ए, बी और सी। अगर संख्या देखा जाए तो यहाँ क्या है 19 बचे 95, 19 से कितने बार 19 से करना 19, 19 से करना 19। ठीक है भाई, 11 बार में कटेगा। 19 नवा 171। तो संख्या हमारी कितनी हो गई 5, 11 और 9 के अनुपात में आ रही है। कितनी आ रही है भाई? संख्या ए में 5 अनुपात में है, बी में क्या है भाई 11 अनुपात में है, और सी में 9 अनुपात में है। ठीक है भाई, 5, 11, 9 के अनुपात में। अब जो एवरेज दे रखा है एवरेज कितना है हमारा? एवरेज दिया गया है 83। ठीक, यहाँ दिया गया है 78 और यहाँ पे कितना दिया है भाई 85। हम यहाँ पे 5 में 83 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 में 83 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 11 में 78 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा समय लगेगा। तो हमें क्या करना है, हम एक एवरेज मान लेते हैं भाई अपने हिसाब से। अगर एवरेज मानेंगे तो एवरेज कुछ भी होगा वो 83, 78 और 85 के बीच का होगा। ठीक है भाई, तो सिंपल सा एवरेज हम क्या मान लेते हैं, मान लीजिए एवरेज कितना है भाई 80 है। अगर एवरेज हम 80 मान लेते हैं तो कंपेयर बस करना होगा कि 80 से ये कितना अधिक है, तो आप कहेंगे ये 3 ज्यादा है। 80 से ये कितना कम है, तो आप कहेंगे कि ये 2 कम है, तो भाई माइनस कर दो। अगर पूछा जाए कि 80 से ये कितना ज्यादा है, तो आपका कहना होगा कि 80 से 5 ज्यादा है। ठीक है भाई, अब सिंपल सा क्या करना है, आप गुणा कर दीजिए। 5 दिया कितना आ गया भाई, तो ये आएगा आपका प्लस का 15। कितना आ गया भाई प्लस का 15। ये कितना आ गया 11 दूनी 22, माइनस का कितना आ गया भाई माइनस का 22, और ये कितना 5 नवा 45 भाई, प्लस में 45। तो 45 और 15 कितना का 60, और 60 में से 22 घटा देंगे। तो अगर 60 में से कितना भाई हमारे पास 60 है, और 60 में से हमें क्या करना है 22 घटा देना है। तो ये 10 में से 2 गया हमारा 8 आ गया, और 5 में 2 गया 3, कितना आ जाएगा भाई 38 आ रहा है। 38 जो है ये हमारा प्लस में आएगा। तो अब जो है 38 आया प्लस में, 38 प्लस में, और संख्या कितनी है भाई, तो 11 9 20 5 कितना 25, 11 9 20 और 5 25। ठीक है भाई, चलिए अब जो है हम करते क्या है कि आराम से कट जाए, इस वजह से ऊपर नीचे 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ताकि दशमलव लगाना आसान हो जाए। 38 में 4 का मल्टीप्लाई करें, 30 चौके 20, 8 चौके 132, कितना आ जाएगा भाई 30 चौके 120 होगा, और 8 चौके 32, 120 में 32 जुड़ेंगे आ जाएगा कितना 38 चौके 152। तो 80 और प्लस 152 में जब 100 का भाग करेंगे तो 1.52 होगा भाई, 1.52 आपको बस केवल क्या है प्लस कर लेना है। तो 80 और एक कितना रहेगा 81.52 होगा, 81.52 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। ठीक है भाई, एकदम एग्जैक्ट आंसर इस तरीके से मिलता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि 2 पाइप ए और बी एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी 20 घंटे में भर जाती है। ठीक है भाई, केवल पाइप ए खोले जाने पर यह खाली टंकी को पाइप बी द्वारा इसे अकेले भरने के लिए लिए जाने वाले समय की तुलना में क्या है 9 घंटे पहले भर देती है। तो पाइप बी को अकेले यह खाली टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ठीक, देखिएगा 2 पाइप है भाई, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। कहा जा रहा है कि जब दोनों मिलकर भरते हैं तो लगता है कितना घंटा अभी 20 घंटा लग रहा है। जब दोनों मिलकर भरते हैं तो लगता है 20 घंटा। फिर कह रहा है केवल पाइप ए अकेले खोले जाने पर बी की तुलना में क्या है, बी द्वारा इसे अकेले भरने में लिए जाने वाले समय से क्या है 9 घंटे पहले, मतलब 9 घंटे कम लगते हैं। अगर इसका समय लगता हो यह घंटा, इसका क्या लगेगा भाई, इससे 9 घंटा कम है तो ये 9 घंटा ज्यादा होगा, एक्स प्लस 9 घंटा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम 1/x प्लस 9 फिर उसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं समय लगेगा। हम हिट एंड ट्रायल मेथड ऑप्शन से करते हैं, तुरंत हमारा काम हो जाएगा। यहाँ अगर हम उठा के रखें क्या है
कि ऐसा हमें रखना कि इसके बराबर 20 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे x का मान कितना रखते हैं, अगर x + 9, भाई b का मान अगर देखिए हम ये 36 रख दें, अगर यहाँ 36 आ जाए और ये 36 और 9 कितना हो जाएगा 45, क्योंकि ऑप्शन में दोनों है, इसी वजह से इसको उठाइए, है ना। ऑप्शन में 36 भी है 45 भी है, इसी वजह से पहले जो है इसी को चुना जाएगा भाई। तो 36 45 का एलसीएम कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 180, 36 × 5 = 180, 45 × 4 = 180, 5 4 कितना 9। अगर हम 180 में 9 का भाग करेंगे तो 20 ही दिन आएगा, जो कि यहाँ पे दे रखा था। अर्थात ये कि जो ए का समय है वो कितना दिन है, 36 घंटा है, और बी का समय कितना है 45 घंटा। आपसे बी का समय पूछा था तो 45 घंटा होगा। ठीक है भाई, बेहतरीन क्वेश्चन था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए किसी कार्य को उतने ही समय में पूरा कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। यदि ए और बी मिलकर कार्य को 25 दिनों में तथा सी अकेला 60 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, समय और कार्य का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है कि ए किसी कार्य को उतने ही समय पूरा, कहने का मतलब यह है कि ए बराबर क्या है, बी प्लस सी। जितना काम ए अकेले करता है उतना काम कौन करता है, बी और सी मिलकर करते हैं। फिर क्वेश्चन में यह कहा है कि ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं भाई, 25 दिन में करते हैं। तो अगर ए और बी मिलकर किसी काम कितने दिन में करते हैं भाई, 25 दिन में करते हैं। फिर कहा है कि तथा सी अकेला उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। सी अकेला उसी काम को 60 दिनों में कर सकता है। तो हम क्या करेंगे भाई, 25 और 60 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 300। कितना आएगा भाई, 300 आ गया। 25 से कितनी बार में, तो ये 12 बार में कटेगा, और 60 से कितनी बार में, 60 × 5 = 300। ठीक है भाई। अब या तो हम 12 × 5 = 17 को 2 भागों में बांट दें, 8.5 8.5 आ जाएगा। दूसरी चीज ये कि अगर हमें ये पता है कि ए बराबर बी प्लस सी है भाई, ए बराबर क्या है, ए बराबर दे रहा काम को बी प्लस सी, तो इस ए की जगह है हम क्या रख सकते हैं, बी प्लस सी रहते, कोई समस्या नहीं होगी। आ प्लस कितना भाई, और प्लस बी तो है, और देखिएगा सी कितना काम करता है, तो सी करता है 5 काम। सी कितना काम करता है अभी, 5 काम, और टोटल काम कितना हो रहा है, तो टोटल काम हो रहा है 12। अगर सी 5 काम करता है तो ये 2b, बी और बी कितना हो गया भाई, 2b। तो 2b कितना काम करेंगे, तो 2b करेंगे आपके 7 काम। तो बी कितना काम करेगा अभी, बी करेगा 7/2 काम। बी कितना काम करेगा, तो बी करेगा 7/2 काम। क्लियर भाई यहाँ तक। आपसे क्या पूछा गया, बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, और बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा भाई। तो यहाँ हम करते क्या है कि कुल काल कितना है अभी 300 है, बी को करना है इसमें किसका भाग, 7/2 का। तो 7/2 2 हो जाएगा ऊपर। ठीक है भाई, हो गया आपका 600। 600 में 7 का भाग करना है, 7/56 आ गया, 7/56 बचेगा कितना 4 और 0, फिर 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 85 से ऊपर एक ऑप्शन है 86 दिन, लगभग में आ रहा है अभी। तो क्या जाएगा आंसर हमारा 86 दिन होगा। ठीक है भाई, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, जब किसी संख्या में 47 सही 1/2% की वृद्धि की जाती है तो परिणाम 590 होता है। संख्या ज्ञात करना आपको, है ना। तो अब यहाँ फ्रैक्शन दिखाता है, 47 दूनी 94 कितना, 47 दूनी 94 और कितना 95/2 हो रहा है, 95/2। इसका फ्रैक्शन निकालते हैं हम लोग, 5 से ये 19 बार में कटेगा, 5 से ये 20 बार में, कितना आ गया भाई, 5 से 19 बार में, 5 से 20 बार में, 20 दूनी 40, अर्थात कितना, ये हो गया आपका 19/40 आता है। ठीक है, हम देखेंगे कि संख्या पहले कितनी थी भाई, 40 थी, और बढ़कर कितना हो गई 19, बढ़ेगी तो हो जाएगी 59, और इसी 59 का मान आपको कितना दे रखा है, इस 59 का मान आपको दिया गया 590। तो अगर 59 बराबर 590 है, मतलब इसका कितना गुना, 10 गुना है, तो 40 का भी कितना गुना होगा, 10 गुना होगा। तो 40 का 10 गुना अर्थात कितना, 400 आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा 400, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दिया गया है कि 0.13241 पर क्या है, बार है, इसको p/q के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां p और q क्या पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल 0 है। ठीक है, आप सभी को पता है कि हमें क्या करना होता है। यहाँ जो संख्या दी गई है वो कितनी दी गई है, 13241 दी गई, 13241 दी गई है। ठीक है ना भाई, बार कितने पर है, 3 संख्याओं पर है। तो जिन संख्याओं पर बार है उसके अलावा जो बचा, जैसे यहाँ 1 और 3 बचा है, तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ से 13 माइनस कर देंगे, और बटे में क्या होता है भाई,
जितनी संख्याओं पर बार होता है, जितनी संख्याओं पर बार होता है उस पर उतनी बार क्या होता है, उतनी बार हम लोग 9 लिखते हैं, ठीक। और जितनी संख्याओं पर बार नहीं होता है, जितनी संख्याओं पर बार नहीं होता है उतनी बार क्या लिखते हैं हम लोग, उतनी बार 0 लिख देते हैं, ठीक है भाई। अब देखिएगा यहाँ से हम इसमें से घटाएंगे 13,241 में से अगर 13 घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, 13,228 मिलेगा, 13,228, ठीक है भाई। अरे 11 में से 3 गया 8 और 3 में से 1 गया 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। कितना आ गया, 13,228 आ गया, बटे कितना, बटे 9, 9, 9 और 0, ये जो है हम 4 से काट सकते हैं। अगर 4 से काटा जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 से काटिए इसको, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 0 4 7 28, 3307, और 3307 जो है ये रहा 3307, 3302 ऑप्शन में भाई। आगे और भी चलना पड़ेगा, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 24 चौके क्या हो जाएगा, 24 चौके 96, 24, देखिए अब यही पे मिलेगा आपको 24, है ना, ऑप्शन नंबर बी, पूरा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो श्रमिक ए और बी किसी कार्य को करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अकेले ए उस कार्य को पूरा करने में ए और बी द्वारा मिलकर कार्य पूरा करने में लगने वाले समय से क्या 50 घंटा अधिक लेता है, और बी उस कार्य को पूरा करने में ए और बी द्वारा मिलकर कार्य पूरा करने में लगने वाले समय से 8 घंटा अधिक लेता है। दोनों द्वारा मिलकर कार्य पूरा करने में कितना समय लगता है, तो हम ये कहते हैं कि दोनों द्वारा मिलकर लगता समय कितना है भाई, ए और बी मिलकर करते हो एक्स। फिर कहा यह जा रहा है कि ए अकेले जब करता है भाई तो ए को क्या लगता है, ए को अकेले लगता है, दोनों मिलकर जितना करते हैं उससे कितना 50 घंटे ज्यादा, मतलब ये x प्लस 50, और बी जो है बी क्या करता है वो उससे 8 घंटे ज्यादा, मतलब x प्लस 8 घंटा, ठीक है। हमें अगर x चाहिए दोनों मिलकर के दिन में करते हैं तो इसका डायरेक्ट रूल होता है क्या, रूट में दोनों का मल्टीप्लाई, अर्थात 50 गुणे कितना, जितना अतिरिक्त दिन लगता है बस वही लिखा जाता है, 50 गुणे 8, 50 गुणे 8 कितना आएगा अभी 5/40, अर्थात रूट में 400। भाई रूट में 400 का मतलब क्या, रूट से बाहर 20 आ जाएगा, तो दोनों मिलकर कितने समय में 20 घंटे में काम समाप्त कर देंगे। इतना बड़ा सा क्वेश्चन था, छोटा सोल्यूशन, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारा के प्रतिकूल चलने वाली एक नाव को एक निश्चित दूरी तय करने में 8 घंटा 48 मिनट लगते हैं। 8 घंटा 48, भाई 48 बटे क्या कर देंगे हम लोग 60 कर देंगे, 12 चौके 48, 12 पचे 60, मतलब 8 पचे 40 और 4 कितना 44 बटे 5 घंटा लगा, ठीक। जबकि समान दूरी धारा के अनुकूल तय करने में 4 घंटे लगे। तो ये जो है ये धारा के विपरीत मतलब x माइनस वाई है, और अगर धारा के अनुकूल तो x प्लस वाई होता है, लगता है 4 घंटा। अगर हम यहाँ पे समय का रेशो देखें तो 4 एक नम 4 होगा, और 4 से 1 11 बार 5 गुणे 1 कितना आ गया अभी, धारा के विपरीत जो समय है वो कितना है 11 अनुपात में है, और ये 5 का नम धारा के साथ। अगर ये समय का अनुपात है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, स्पीड का रेशियो होगा 5 और 11 का, 5 और 11 का। हमें अगर नाव की चल चाहिए x का चल मतलब x का मान निकालना है तो 11 5 16 बटे 2 करेंगे, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, 11 5 16 बटे 2 कितना आएगा भाई 8 आएगा। और अगर धारा चाहिए तो दोनों का अंतर 11 और 5 का अंतर आएगा 6, और 6 बटे 2 आएगा कितना 3। आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया धारा की गति स्थिर पानी में नाव की गति से कितने प्रतिशत कम है, तो ये 8 से कितना कम है भाई, तो 5 कम है, कितने 8 से, 5 बटे 8 गुणे कितना 100 करिएगा, कितना का 500 में किसका भाग भाई 1/8 होता है कितना, 1/8 होता है 12.5, तो 12 पचे 60, मतलब कि 62.5% आएगा आपका आंसर, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण ए आर एस, कोण ए आर एस बराबर कितना है भाई, ये एंगल आपको दे रखा है 125 डिग्री, 125 डिग्री दिया गया है। कोण पी ए बी का मान ज्ञात करना है आपको, कोण पी ए बी का मान आपको बताना है। चलिए एक चीज देखिएगा, ये एंगल आपको पता है, अगर ये 125 है तो एक सीधी रेखा में जो बनता है वो कितना बनता है 180 डिग्री बनता है, कितना बनता है 180। तो ये एंगल जो बचा है आपका वो एंगल कितना हो जाएगा भाई, 180 से 125 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 55 डिग्री, कितना आएगा भाई 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक। अब देखिएगा ये जो है हमारा व्यास है, क्या है भाई व्यास है,
अब अगर ये अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है, मतलब ये जो एंगल बन रहा है ये कोण क्या होगा भाई, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और अगर ये 90 डिग्री है, हम ये देखेंगे कि एक ही वृत्तखंड में बना कोण, एक ही वृत्तखंड में बना कोण क्या होता है भाई, बराबर होता है। अगर ये आपका थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होता है ना। तो अगर ये 55 है इस खंड में, तो ये भी क्या होगा आपका भाई, ये भी होगा 55 डिग्री। क्लियर, ये भी कितना होगा, 55 डिग्री होगा। और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 55 और ये 90, 55 और 90 कितना हो जाएगा भाई, 145। तो कितना बचेगा भाई, केवल 35 डिग्री बच रहा है। ये कोण का मान कितना आ गया, 35 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है भाई, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है भाई, बेहतरीन। इसका आंसर आप लोग खुद से देंगे और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।